गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारी एमए फाइनल की क्लास में जो हमारा पेपर है अप्रोचेस टू वेस्टर्न फिलॉसफी, उसमें हम फर्स्ट यूनिट के फिलॉसफर जीई मूर को आज शुरू करेंगे। आपका जो एमए का सिलेबस है, एमए फाइनल का जो आपका ये पेपर जो मैं पढ़ा रही हूँ, ये आपके कंपलसरी पेपर है। इसे सभी विद्यार्थियों को पढ़ना है। हमारा ये अप्रोचेस टू वेस्टर्न फिलॉसफी पेपर 3 यूनिट में डिवाइड है, जिसमें हमें जो पहली यूनिट है इसमें लॉजिकल पॉजिटिविज्म, तार्किक भाववाद के 3 फिलॉसफर्स को और जीई मूर, रसल विटगेनस्टीन, इन 3 फिलॉसफर्स को पढ़ना है, जिसे हम आधुनिक युग का दर्शन कहते हैं। आधुनिक युग का दर्शन अनुभववाद, बुद्धिवाद और इनकी समीक्षा करने वाले दार्शनिक इमैनुअल कांट के दर्शन से मिलकर बनता है। इमैनुअल, लेकिन आधुनिक युग के दर्शन की समाप्ति कहते हैं कांट ने की है। कांट के बाद एक फिलोसफर आते हैं हेगेल। हेगेल कांट के दर्शन का अध्ययन करते हैं और वापस बुद्धिवाद की स्थापना ही करते हैं। हालांकि वो विकासवाद की थ्योरी को स्थापित करते हैं, द्वंद्वात्मक पद्धति की स्थापना करते हैं, द्वंद्ववाद की स्थापना करते हैं। हालांकि ये नई बात भी नहीं है। पश्चिमी दर्शन हो या भारतीय दर्शन हो, द्वंद्वात्मक प्रणाली बहुत प्राचीन प्रणाली रही है। दर्शन में संवाद की, अपना दर्शन रखने की, प्रस्तुत करने की पद्धति। तो जब आधुनिक युग का दर्शन खत्म होता है और हेगेल और ब्रैडले जैसे दार्शनिक आते हैं जो वापस बुद्धिवाद की स्थापना करते हैं, उस बुद्धिवाद की परिणति प्रत्ययवाद में होती है। प्रत्ययवाद एक ऐसी थ्योरी मानी जाती है, इसे आदर्शवाद भी कहते हैं, अध्यात्मवाद भी कह सकते हैं। ये एक ऐसी थ्योरी मानी जाती है जो ये मानती है कि विचार की सत्ता होती है, जो मूल सत्ता है वो वैचारिक स्वरूप वाली है, या फिर जो मूल सत्ता है वो चेतन स्वरूप वाली है, और वही वास्तविक सत्ता है। जड़ की सत्ता या भौतिक तत्व की सत्ता, ये सारी सत्ताएं हम ये कह सकते हैं द्वितीयक स्तर की है, प्राथमिक स्तर की नहीं है। प्राथमिक स्तर की सत्ता चेतन की सत्ता है। तो अंततः ये लोग चेतन को प्रमुख मानते हैं, और चेतन को प्रमुख मानने के उस श्रृंखला में ये लोग जो सामान्य विश्वास होते हैं, जो व्यवहारिक जीवन होता है, उसका खंडन करते हैं। ये ऐसा तर्कों के माध्यम से करते हैं, और तर्कों के माध्यम से विचार की सत्ता को स्थापित कर देते हैं। लेकिन जब हम हमारे व्यवहारिक जीवन की तरफ नज़र डालते हैं तो हम ये देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको अनुभव होती है यथार्थ में, लेकिन दार्शनिक उन सब का खंडन कर देता है। तो हम यही कह सकते हैं कि आधुनिक युग का दर्शन जब होता है और हेगेल और ब्रैडले जैसे फिलोसफर आते हैं, ब्रैडले को हमने पढ़ा, वो लोग ये दिखा देते हैं कि जगत का जितना भी ज्ञान है वो प्रतिभासों से, या फिर हम ये कहते हैं विसंगतियों से, विरोधाभासों से युक्त है। वो वास्तविक ज्ञान नहीं है, वो सत्य ज्ञान नहीं है। और हमारा जो दार्शनिक ज्ञान है, जो प्रत्ययवादी ज्ञान है, जो विचार की सत्ता को स्थापित करता है, जो चेतना की सत्ता को स्थापित करता है और उसी को वास्तविक रूप से सत्य मानते हैं हम, तो हम ये कह सकते हैं कि वो प्रत्ययवादी दर्शन बाद में वो परिकल्पनात्मक दर्शन में बदल जाता है, कि वो वास्तविकता से या यथार्थ जगत से कट जाता है, और सिर्फ वैचारिक रूप से तो उसकी सत्ता की कल्पना हम कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में वो हमारे अनुभव में नहीं आता, तो उसे परिकल्पनात्मक चिंतन कह सकते हैं। तो इस परिकल्पनात्मक चिंतन के विरोध में एक आवाज उठती है, जिसकी हम ये कह सकते हैं कि जो अगुवाई है वो जीई मूर जैसे फिलोसफर करते हैं। आगे जाके तो हम ये देखेंगे कि तार्किक भाववाद पढ़ेंगे, रसल विटगेनस्टीन जैसे फिलोसफर्स को जब हम पढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे ये सभी अनुभववाद पर जोर देते हैं, लेकिन इनका अनुभववाद आधुनिक युग के अनुभववाद से थोड़ा अलग है। अभी हम जीई मूर की बात करें तो जीई मूर ने कुछ आर्टिकल्स लिखे जो बहुत फेमस हुए थे। उनमें से जो उनका डिफेंस ऑफ कॉमन सेंस, द प्रूफ ऑफ एन एक्सटर्नल वर्ल्ड, ये ऐसे आर्टिकल थे। उनका रेफुटेशन ऑफ आइडियलिज्म बहुत वेल नोन आर्टिकल है। इन आर्टिकल्स में मूर ने कॉमन सेंस का सपोर्ट किया, या उनकी फिलॉसफी को कॉमन सेंस फिलॉसफी कहा जाता है, और उन्होंने प्रत्ययवाद का खंडन किया। उनके प्रत्ययवाद का खंडन भी बहुत प्रसिद्ध है। इसके माध्यम से उन्होंने सामान्य ज्ञान
के जो दर्शन है उसकी स्थापना की। मूर ये कहते हैं कि हमारा जो सामान्य ज्ञान है, जिससे हमारा संपूर्ण जीवन चलता है, उसे कोई भी व्यक्ति दार्शनिक संदर्भ में या दार्शनिक नजरिए से नहीं देखता और हमारा जीवन उसी से चलता है। दर्शन को प्रत्ययवादियों ने एक बौद्धिक रूप से जटिल पहेली की तरह हमारे सामने प्रस्तुत किया है। उसे इतना जटिल बना दिया है कि लोगों को लगता है कि दर्शन और उसके जो तत्व हैं, उसके जो विषय हैं, उसे पढ़ना और समझना बेहद मुश्किल है। और दर्शन के जितने भी सिद्धांत होते हैं, वो सारे सिद्धांत हमें लगता है कि हमारी सामान्य समझ से, हमारी कॉमन सेंस के अगेंस्ट हमको नजर आते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि मूर इन बौद्धिक जटिलताओं, दर्शन की बौद्धिक जटिलताओं के खिलाफ बहुत सशक्त ढंग से खड़ा होता है और अपना सहज बुद्धि का दर्शन या सहज बुद्धि का समर्थन करते हुए अपनी बात कहता है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या मूर ने सहज बुद्धि की कोई परिभाषा दी? तो मूर ने सहज बुद्धि की परिभाषा नहीं दी। वो कहते हैं कि सहज बुद्धि की परिभाषा की जरूरत ही नहीं है, ये व्यक्ति सहज रूप से ही जानता है। जैसे हम कहते हैं ना कि किसी भी व्यक्ति में, कि ये तो कॉमन सेंस की बात है, मतलब जिसमें भी सामान्य समझ होगी वो इस बात को समझ ही जाएगा। एक बात कह देते हैं, दूसरी बात में उससे उम्मीद करते हैं कि वो इस बात को समझेगा। लेकिन अपनी सहज बुद्धि को समझाने के लिए मूर ने कुछ एग्जाम्पल्स हमारे सामने रखे, या फिर उसने इसको 2-3 सूचियों में डिवाइड किया। वो कहता है कि सहज बुद्धि मतलब उसमें एक सूची तो वो होगी जो मेरे बारे में होगी, मेरे अनुभवों के बारे में होगी, एक सूची वो होगी जो दूसरों के अनुभवों के बारे में होगी। ठीक है, अब मेरे अनुभवों के बारे में भी इसे भी फिर उसने 2 भागों में बांट दिया कि एक जो मुझसे जुड़ा है, जैसे मेरे शरीर से जुड़े मेरे अनुभव हैं कि मेरे 2 हाथ हैं, मैं उससे सामान उठा के रखती हूँ, मैं उससे लिखती हूँ, मेरे पैर है जिनसे मैं चलती हूँ, मेरा शरीर है जो क्रिया प्रतिक्रिया करता है, या कुछ और। एक मुझसे जुड़ा, दूसरा मेरा वस्तुओं से जुड़ा हुआ अनुभव कि मैं बॉटल से पानी पीती हूँ, या किसी गाड़ी की मदद से मैं कहीं आती जाती हूँ। तो ये मूर ने खुद के बारे में जो अनुभव है उसको भी 2 भागों में बांट दिया, खुद के शरीर के बारे में और वस्तुओं के बारे में। तो ये 2 अनुभव हुए, और पहला वो अनुभव जो हम दूसरों के बारे में जानते हैं। दूसरों के बारे में हम उसी तरीके से जानते हैं जिस तरीके से हम अपने शरीर के बारे में जानते हैं, या फिर दूसरों के बारे में हम उसी संदर्भ में जानेंगे जितना हम अपने बारे में जानते हैं। और यही बात दूसरों के ज्ञान पे लागू होगी जब वो हमारे बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अब मूर जब सहज बुद्धि की कुछ और विशेषताएं बता के इसको क्लियर करने की कोशिश करता है, मूर कहता है कि ये जिसे हम ये कहते हैं ना सहज बुद्धि के विश्वास, ये सभी व्यक्तियों के विश्वास होते हैं। अब इन सभी व्यक्तियों में कोई भी सामान्य समझ का वयस्क व्यक्ति शामिल है। इसमें बच्चे, विक्षिप्त, और हम ये कह सकते हैं कि जो दार्शनिक इसमें शामिल नहीं होंगे, क्योंकि दार्शनिक सामान्य बुद्धि से परे जाकर चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं, उन्हें जटिल बना देते हैं, या गहराई में जानने की कोशिश करते हैं, ये भी हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर जब हम कहते हैं कि ये सामान्य बुद्धि के विश्वास से सभी सामान्य व्यक्ति जानते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि सभी का मतलब सामान्य बुद्धि वाले विश्वास। अब ये कहा जाता है कि ये विश्वास आद्य है। आद्य मतलब बहुत प्रारंभिक है, इन्हीं पर हमारा पूरा जीवन टिका है। कि जैसे मुझे कुछ चीजों के बारे में बहुत सामान्य पता है ना, कि ये मेरा शरीर है, ठीक है, ये मेरे पैर हैं जिनसे मैं चलती हूँ, मेरे पास एक जबान है, भाषा है जिसका मैं इस्तेमाल करती हूँ अपने विचार दूसरे तक पहुंचाने का, इन्हीं पर मेरा जीवन आधारित है। ये तार्किक नहीं होते, इन्हें तर्क से नहीं सिद्ध होते हैं, ये हम साक्षात रूप से जानते हैं। मैं दुखी हूं इस बात को मैं जानती हूँ, कोई और आकर मुझे नहीं बताएगा। मैं क्रोधित हो रही हूँ या मेरे सर में दर्द है, इस बात को मैं जानती हूँ, मुझे कोई और आकर नहीं बताएगा। तो ये सब आद्य विचार हैं। एक इन्हें जानने के लिए किसी मेथड की जरूरत नहीं है, इन्हें हम साक्षात रूप से जानते हैं, सीधे जानेंगे। ठीक है, मुझे बोलना है, ये मैं सीधे जानती हूँ। ठीक है, और इसके अलावा इनका हमें ज्ञान नहीं होता। वो कहता है ज्ञान के लिए हम ये कहेंगे कि हमें किसी चीज का हम ये कह सकते हैं कि विश्लेषण करेंगे, संश्लेषण करेंगे, जबकि यहाँ पे हमें सीधा अवबोध होता है, मतलब अंडरस्टैंडिंग पर है। जैसे मैंने चीज को देखा और समझ लिया, ये सहज बुद्धि के विश्वास होते हैं। विश्लेषण करने की आपको जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये कोई निश्चित ज्ञान भी नहीं होते हैं। ठीक है, ये एक ज्ञान है जो दूसरे ज्ञान से खंडित हो जाता है। ये एक ज्ञान की प्रासंगिकता किसी एक समय तक रहती है, बाद में उस ज्ञान की प्रासंगिकता नहीं रहती
इसके अलावा इस ज्ञान को हम साधारण भाषा से जानते हैं। इसके लिए हमें किसी जटिल या दार्शनिक भाषा की जरूरत नहीं होती, जहां प्रत्यय शब्द इस्तेमाल करें या संवेदन शब्द इस्तेमाल करें। इस तरीके के शब्दों को इस्तेमाल करने की जरूरत हमको नहीं पड़ती। साधारण भाषा जिनको हम अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं, उसका इस्तेमाल ही हम इस सहज बुद्धि के ज्ञान में करते हैं। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि बहुमत के जो विश्वास होते हैं, कि सभी लोग ऐसा मानते हैं, उसे सहज बुद्धि का विश्वास नहीं कहेंगे। इसमें मूर ने फर्क किया है सहज बुद्धि का विश्वास और बहुमत वाले विश्वास। बहुमत वाले विश्वास गलत भी हो सकते हैं, जबकि सहज बुद्धि के विश्वास गलत नहीं होते, क्योंकि हम इसे सहजता से जानते हैं। जैसे मान लीजिए पहले ये कहा जाता था कि धरती समतल है, या फिर ये कहा जाता है कि जो धरती केंद्र में हर सूर्य उसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो ये बातें थोपी हुई बातें थी। इसे कुछ धर्मशास्त्री मानते थे और आम जनता पर थोपते थे। आम जनता तो अपने सहज ज्ञान से सिर्फ इतना जानती है कि पानी पिएंगे तो प्यास बुझ जाएगी, खाना खाएंगे तो भूख मिट जाएगी। ये तमाम तरीके की चीजें वो जानते हैं। लेकिन ये जो बहुमत वाले विश्वास है और ये जो अंधविश्वास वाले विश्वास है, ये लादे गए विश्वास होते हैं, ये सहज बुद्धि के विश्वास से अलग होते हैं। अब मूल ये कहता है कि जो सहज बुद्धि के विश्वास होते हैं, इससे मैं अपनी सत्ता जान सकता हूँ, मैं दूसरे की सत्ता जान सकता हूँ, मैं जगत की सत्ता जान सकता हूँ और मैं वस्तुओं की सत्ता को जान सकता हूँ। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा कि सहज बुद्धि क्या होती है, उसकी विशेषताएं क्या है। कल हम सहज बुद्धि के समर्थन में मूर ने जो तर्क दिए हैं उनका अध्ययन करेंगे। थैंक्स।